मंगलवार को उत्तर पूर्वी राज्यों के सीएम से बात करेंगे पीएम मोदी। कोरोना के हालातों पर होगी चर्चा। यूपी के लखनऊ से अलकायदा के दोनों संदिग्ध आतंकी 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए। पॉपुलेशन पॉलिसी पर नीतीश कुमार का तंज, बोले कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण करना असंभव। चर्चित सेनानी नरसंहार मामले की अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पटना हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया था बरी। केरल में जीका वायरस से संक्रमित एक और मरीज मिला। अब तक 19 केस आ चुके हैं सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ, मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति 2021-2030 पेश कर दिया। राज्य वित्त आयोग की ओर से तैयार किए गए इस विधेयक में 2 से ज्यादा बच्चों वालों को सरकारी नौकरियों और योजनाओं से बाहर करने का प्लान है। हालांकि इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि इससे आबादी के अनुपात में असंतुलन पैदा हो सकता है। वीएचपी के साथ साथ अब इस मामले पर सरकार और विपक्ष में भी ठन चुकी है। जहां सरकार कह रही है कि ये बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि यह सारा प्रपंच आगामी चुनाव को देखते हुए रचा गया है और एक धर्म विशेष को टारगेट करने की यहां पर कोशिश की गई। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हंगामा क्यों है बरपा, जवाब देना पड़ेगा मैं आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर सख्ती की तैयारी हो चुकी है। योगी सरकार ने 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। राज्य वित्त आयोग ने कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। साथ में ऐसे में ये लोग 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखे जाएंगे। नए कानून में जिनके एक संतान होंगे उन्हें इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्थान व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके यहां सकारात्मक परिणाम के सामने देखने को मिले हैं। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य वित्त आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा। आयोग ने इस पूरे मामले पर 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी है। अधिकतम 2 बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को 2 एक्स्ट्रा सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवन साथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहीं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया गया। एक संतान पर स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले दंपति को सरकार एक मुश्त राशि के भुगतान का प्रस्ताव रख रही है। एक मात्र बच्चा अगर लड़का है तो 80,000 रुपए और लड़की है तो 1 लाख रुपए दिए जाने की सिफारिश की जा रही है। लेकिन ये योजना सिर्फ गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले दंपतियों के लिए ही मान्य होगी। जानकार ये भी मान रहे हैं कि ये कानून आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा भी पलट सकता है। खैर, आपको बता दें कि यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि राज्य में जनसंख्या पॉलिसी बेहद जरूरी। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टोपी से टाई की तरफ लाने जा रही है। हमारी सरकार ने इस विषय पर जनता से भी राय मांगी है, इसके बाद ही हम इस कानून को लाएंगे। वहीं विपक्ष के रवैये पर मोहसिन रजा ने कहा,
विपक्ष नहीं चाहता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। इसी मकसद से वैसी बहराइच आ रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पहले हैदराबाद और तेलंगाना को संभाले और तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करें। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के जनसंख्या को लेकर जागरूकता फैलाने का संत समाज ने स्वागत किया। साथ ही ये भी कहा है कि एक धर्म को शिक्षित करने की ज्यादा जरूरत है। साध्वी गीतांबा तीर्थ ने भी कहा है कि सरकार का ये सराहनीय कदम है, लेकिन देश में एक कौम ऐसी है जो 2 से या 3 शादियां करती है, नहीं मानती है और कई बच्चे पैदा करती है। इसलिए बिना उनको शिक्षित किए ऐसा करना संभव नहीं है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यसूब अब्बास ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सही है। सब चाहते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, लेकिन खास तौर से किसी मजहब को टारगेट करके अगर यह कानून बनाया जा रहा है तो यह बेहद गलत। यह आज का नारा नहीं है या जब से होश संभाला है तब से सुन रहे हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन इस पर अमल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन ही नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी के यहाँ 2 या 4 बच्चे नहीं, सिर्फ मुसलमानों को ही ज्यादा बच्चे होते हैं। अगर खाली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो यह बेहद गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। तो वहीं अखाड़ा परिषद ने योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति का स्वागत किया और समर्थन भी किया। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, जनसंख्या विस्फोट देश और प्रदेश में कई प्रमुख समस्याओं का कारण है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। महंत गिरी ने कहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए, जो कानून देश और प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को मानना बाध्यकारी हो। जनसंख्या बढ़ने का सीधा प्रभाव अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था पर भी पड़ता है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के विरोध और इसे अल्लाह की देन बताए जाने पर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है और पूछा, आखिर बच्चा पैदा करने में अल्लाह की क्या देन है। महंत नरेंद्र गिरी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की कि वह भी इस कानून को सहर्ता के साथ स्वीकार करें और मुस्लिम समाज में लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए जागरूक करें। तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा उनको स्वास्थ्य दे पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि सभी जो मुस्लिम धर्म गुरुओं से यही निवेदन है कि आप इस कानून को सहृदय स्वीकार करें और लोगों को जागरूक करें। कानून इतना सख्त होना चाहिए कि 2 बच्चों के बाद अगर तीसरा बच्चा होता है तो उसे वोट देने का अधिकार न हो, उसका आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, राशन कार्ड में जो उनकी सुविधाएं वो बंद हो जानी चाहिए। अगर ये सख्त कानून बनाएंगे तभी इस कानून का फायदा होगा। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति की घोषणा से पहले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान आ चुका था। सपा सांसद ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और उसे फेल बताया। मीडिया से बातचीत में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, ये सरकार नए नए कानून लाकर लोगों को उलझाना चाहती है। ये कुदरत से टकराने वाले कानून है। दुनिया में कितने लोग पैदा होंगे ये कुदरत के हाथ में होता है। कुदरत से टकराना नहीं चाहिए। जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक है, मोदी जी का ताल्लुक है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादियाँ हैं कि नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा? है? अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा है? तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। दूसरे, इस्लाम का कानून, शायद मैंने उस दिन बताया था, इस्लाम का कुरान शरीफ में, ये बात नहीं कि मैं ज़ुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं कि अलस्तो, जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो,
इस तुम्हारी इस रोक से या यह विधि जो आप ये क्या कहते हैं, क्या है, कमीशन जो है आपने है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है, तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने तैयार किया है। यदि ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो यूपी में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। इसके अलावा ऐसे लोग कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा। इससे पहले आदित्यनाथ मित्तल ने ही लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी तैयार किया था। सरकार ने जनता से राय मांगी है इस मामले पर, जहां योगी सरकार इस बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कानून बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को आगामी चुनाव से जोड़कर देख रहा है और इसे एक धर्म विशेष पर सीधा हमला बता रहा है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। जवाब देना पड़ेगा देख रहे हैं आप। आर्या न्यूज के सवाल आपको एक बार दिखा देती हूं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हंगामा क्यों है बरपा, आज हम जवाब देना पड़ेगा में पूछ रहे हैं, क्योंकि कानून तो आ चुका है और जनता से राय भी सरकार ने मांगनी है, अब शुरू कर दी है, आयोग ने मांग ली है, लेकिन हंगामा जो है वो लगातार इस पर सुनाई दे रहा है। आपको बताते चले विपक्ष जो है वो सूबे की सरकार पर हमलावर हो चुका है पूरे मसले को लेकर के। अब सवाल ये कि सरकार ने कर दिया है प्रहार, अब विपक्ष कर रहा है क्या इस पूरे मामले पर प्रलाप। जनसंख्या नियंत्रण कानून से आखिर किस तरीके की नाराजगी और दिक्कत क्यों, और विपक्ष इस पूरे मसले को आखिर एक धर्म विशेष को टारगेट करना क्यों बता रहा है। जनसंख्या नियम कानून पर बवाल क्यों हो रहा है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको बताते चले जवाब देना पड़ेगा में हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों, कानून से आखिर दिक्कत कहां पर है, कानून से धर्म विशेष आखिर कैसे टारगेट हो चुका है, और इसके साथ साथ सवाल ये भी, क्या ये कानून लगाएगा 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले, सरकार की नैया पार लगा देगा ये कानून, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि सीधे तौर पर चुनाव को टारगेट करने की कोशिश यहां पर सूबे की सरकार की तरफ से की गई है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आपको बताते चले आर.के. मिश्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता है, भावेश यादव है, सपा नेता है, जीनत अंसारी मुस्लिम स्कॉलर और हिंदू धर्म गुरु आचार्य वेदमूर्ति शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत आर.के. मिश्रा जी आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी सरकार ये कानून लेकर आई, आरोप कि आगामी चुनाव को यहां पर साधने की कोशिश। देखिए पल्लवी जी, ऐसा है जो ये जस्टिस ए.एन. मित्तल जी ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है और इसको अपलोड भी कर दिया गया है साइट के ऊपर में। मुझे जो लग रहा है जो कि अगर किसी ने भी ड्राफ्ट को अगर पढ़ा होगा, कोई भी विपक्षी दल अगर ड्राफ्ट को पढ़ा होगा तो उसको पूरी तरह से बातें क्लियर नजर आ जाएगी। देखिए, ये नीति या कानून से ज्यादा इसमें प्रोत्साहन और अनुदान की व्यवस्था ज्यादा है। इसमें जहां तक बात है, विपक्षियों ने इस कानून को, इस नीति को लेकर के अपनी जो राय व्यक्त की है वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे इनको इन देश से लेना देना कुछ है ही नहीं। विपक्षियों को हमने देखा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे सीएए का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, उनका अलग अलग स्टैंड रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर देश की तरक्की में अगर जनसंख्या कहीं बाधक आ रही है तो निश्चित तौर पर उनको सहयोग करना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर कहीं पर आपको किसी तरह की सुझाव की आवश्यकता है, निश्चित है सुझाव दीजिए। देखिए, कोई भी कानून बनता है, अभी तो 19 तारीख तक उसके राय मांगे गए हैं, पूरी तरह से जनता से राय मांगे गए हुए हैं, जिसमें आप इसमें निगेटिव पॉइंट, जो पॉजिटिव पॉइंट है, सकारात्मक नकारात्मक जो भी है वो आप सुझाव दीजिए। निश्चित तौर पर उस सुझाव को सरकार बिल्कुल मानेगी, लेकिन पूरी तरह से इस कानून को निरस्त ही कर दिया जाए और ये चुनावी स्टंट कह करके इस तरह के आप जो अपने वक्तव्य देते हैं तो निश्चित तौर पर इससे जनता गुमराह होती है। देखिए, जरूरी नहीं जो कि अंशदान हम किस तरह से देश के विकास में कर रहे हैं, अंशदान हम इस तरह से भी कर सकते हैं जनसंख्या को नियंत्रित के। जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, और देखिए हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही ये देश चलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे पास तो कह तो रहा हूं जो कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जनसंख्या जिस तरह से अनलिमिटेड होती जा रही है
उसके ऊपर में हर एक विपक्षी दल को सोचना पड़ेगा, जो कि हाँ सचमुच में ये समस्या है तो है, लेकिन आप विरोध करने के लिए हर एक चीज को विरोध ही करते रहेंगे तो फिर अपनी नीति आप कब स्पष्ट करेंगे? आपका एक स्टैंड तो होना चाहिए। कल की बात है, ये आतंकवादी पकड़ा जाता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं वो कहते हैं इसमें शक है, बीएसपी के कहते हैं संदेह है। आप आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर में भी आप अपना स्टैंड नहीं रखते सही से, तो फिर आप देश को गुमराह कर रहे हैं। इसका मतलब ये आप राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स खाली रखने के लिए, अपनी सत्ता ठीक है भावेश जी जवाब दीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही है इस चीज को देखने के लिए? क्या परेशानी, क्या नाराजगी क्या है आखिर सपा की? देखिए मैम, हम स्वागत करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के कानून जो ये नया लेकर के आए प्रस्ताव, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टार्ट होनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो ये कह रहे हैं कि इस जो विपक्ष विरोध कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, ये अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं। कोई हमारे ऑफिशियल प्रवक्ता या कोई हमारा राष्ट्राध्यक्ष जी के इस पर कोई विरोध का आप स्टेटमेंट नहीं सुना सकते। रही बात नियंत्रण की, तो मैं कहना चाहता हूं हमारे देश के अंदर बेरोजगारी के कारण जितने आत्महत्या करते हैं, मैंने आंकड़े अभी पढ़ रहा था, तो प्रत्येक साल जो है 10 से 15 हजार की संख्या में बेरोजगारी कारण युवा आत्महत्या करते हैं। उस पर नियंत्रण के लिए कोई कानून आना चाहिए। किसान जो है, मैं आंकड़े पढ़ रहा था, किसान जो है 15 से 20 हजार प्रति साल, प्रति व्यक्ति, मतलब हर साल जो है किसान आत्महत्या करते हैं। अपनी किसान जो फसल उसकी बर्बाद होती है उसके कारण किसान आत्महत्या करते हैं। तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए कोई एक कानून बनाना चाहिए। कानून तो यही बनना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में देश के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं पर अपराध होता है, तो उस महिलाओं पर अपराध को रोकने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए कोई कानून बनना चाहिए। और कानून तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं किस तरीके का जंगल राज यहाँ चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले, अभी 4 दिन पहले चुनाव हुए पंचायत के, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव में किस तरीके से आपने देखा कि संविधान की रक्षा कर तक नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश की पुलिस, और पुलिस भी पिटी, प्रत्याशी भी पिटे, और महिलाओं के साथ क्या हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा है। तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या आप नियंत्रण करेंगे? जो चीज नियंत्रण करनी चाहिए वो तो आप नियंत्रण कर नहीं पा रहे हैं, और चुनाव से पहले ठीक है ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। को नियंत्रित नहीं करना चाहिए आपकी नजर में? मैं तो उसका मैंने शुरू में पहली लाइन यही कही कि हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों की आत्महत्या के मुद्दे हों, कि सपा के किसी भी नेता ने, किसी भी प्रवक्ता ने, सपा के किसी भी सदस्य ने इसको अस्वीकार नहीं किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है इसे अस्वीकार नहीं किया। हमारी पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्राध्यक्ष कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं करता। शफीकुर रहमान की बाइट चला दीजिए, जो अभी खैर हमने अपने दर्शकों को सुनाई भी, और जैसा भावेश जी कह रहे हैं कि नहीं कहा गया है किसी भी सदस्य की तरफ से, सपा के किसी भी नेता की तरफ से, किसी भी प्रवक्ता की तरफ से। तो भावेश जी को एक बार जरा सा माफ करिएगा, शफीकुर रहमान को जरा सा सुन ले, उसके बाद शफीकुर रहमान कौन है ये भावेश जी आप बताइएगा, सुनाइए। जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक है, मोदी जी का ताल्लुक है, या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादियाँ हैं कि नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा? है, अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा? है, तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। दूसरे, इस्लाम का कानून, शायद मैंने उस दिन बताया था, इस्लाम का कुरान शरीफ में ये बात नहीं कि मैं ज़ुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं कि अलस्तो, जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो, इस तुम्हारी इस रोक से, या यह विधि जो आप ये क्या कहते हैं, क्या है, कमीशन जो है आपने है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है, तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा, अरे भाई लालच, इस लालच के ऊपर नहीं है हम। ये इंसान यहाँ जिंदा है, लालच के ऊपर जिंदा नहीं है।
बल्कि वो जो अल्लाह जो कुछ भी देता है, किसी को फ़कीर बना दे, किसी को दौलतमंद बना दे, किसी को बादशाह बना दे, किसी को राजा कर दे, किसी को कुछ भी कर दे, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दे। तो ये तो अल्लाह के इख्तियार में, हमारे बस में नहीं है। तो जब ये चीज़ें अल्लाह ने पहले ही बना दी हैं, और तो आज आप कितनी कानून दुनिया में बनाए कि इससे ज़्यादा पैदा न किए जाएं, आप रोक नहीं। शफीकुर रहमान कौन है भावेश जी? नहीं, वो एक सांसद हैं और पार्टी में। आपकी पार्टी से या किसी और की पार्टी? नहीं, हमारी पार्टी सांसद है, उनका अपना निजी बयान हो सकता है, लेकिन जो ऑफिशियल बयान आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, ऑफिशियल बयान पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के प्रवक्ता होते हैं। पार्टी के सांसद हैं, वो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उन पर जिम्मेदारी है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए और साझा करें, क्योंकि जनता ने उन्हें चुन करके एक पद पे बिठाया है। ये मानते हैं आप? बिल्कुल। फिर अगर कोई वो विवादित बयान देते हैं तो आप ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि उनका निजी बयान है? नहीं, विवादित बयान की अगर हम बात करें तो हेट स्पीच के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। विवादित बयान की अगर आप बात करेंगे तो आप हेट स्पीच के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। को रोका नहीं जा सकता, कहना क्या चाहते हैं? मैम, हेट स्पीच के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। अगर हेट स्पीच के आपके आंकड़े मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा गलत बयानबाजी करते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर किस तरह की बयानबाजी करते हैं। यहाँ पर आर के मिश्रा जी अभी आ रही हूँ आपके पास, पार्टी के जीनत जी मैं आपसे भी इसका भारतीय जनता पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर गलत बयानबाजी करते हैं, माफी तक नहीं मांगते हैं। सिर्फ जवाब, मेरा काम मुझे मत बताइए भावेश जी, मैं सबसे जवाब लूंगी जाकर के। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उन्होंने कहा कि कितने भी कानून लेके आ जाइए, कोई भी अल्लाह की मेहरत को रोक नहीं सकता। कहना क्या चाहते थे वो? मैंने कहा ना, उनको निजी बयान हो सकता है, लेकिन अगर आप विवादित बयान की बात करेंगे तो विवादित बयान के भी आप निजी बयान कह करके कोई पार्टी का प्रतिनिधि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की जनता को समझाने की, उन तक सहूलियतें पहुंचाने की, वो निजी बयान कुछ भी दे देंगे जाकर के, कुछ भी। आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है, ऐसे लोगों को सांसदी का टिकट देती है, पद पे बिठवाती है, जनता के बीच में भेजती है, जो कुछ भी बयान दे देते हैं और पार्टी उनसे पल्ला झाड़ लेगी। मतलब मुंह में कुछ भी आया बोल दिया, ये कहना चाहते हैं आप? मैम, आप उस बयान को जितना आप तूल दे रहे हैं, उतना बड़ा विवादित बयान नहीं है। सांसद है और वो इस वजह से क्या कह रहे हैं आप? दोबारा सुनवाऊं क्या? मैं सिर्फ आपसे जवाब मांग रही हूँ बस। आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की भी नैतिक जिम्मेदारी कोई नहीं है, जैसे उनकी सांसदों की नहीं होती है। कुछ भी बोल देंगे जाकर के वो जनता के सामने जाकर के, उनका फंडामेंटल राइट, कुछ भी आएगा मुंह में बोल देंगे जाकर के। फंडामेंटल राइट होता है सभी को, कुछ भी आएंगे बोल देंगे जाकर के। जनता के प्रतिनिधि है वो, ऐसे कैसे कह सकते हैं? फंडामेंटल राइट होता है उनका। मान लिया, ठीक है, बोलने की आजादी पर कुछ भी बोल देंगे जाकर के। आप ये भी तो सोचिए कि जनता के प्रतिनिधि है वो, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। या फिर आप कह दीजिए कि समाजवादी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को मानती ही नहीं है, भागती रहती है उनसे, ये मान लेते हैं हम। आर के मिश्रा जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है, भावेश जी का स्टैंड क्लियर नहीं है, ये तो निश्चित तौर पर है। पीछे भी आप अगर पृष्ठभूमि इनका उल्टा करके देखें तो समाजवादी पार्टी का उनका वो बयान भी जिसके ऊपर में कोई इनका स्टैंड क्लियर नहीं होता। ये तो अभी आप पॉपुलेशन नियंत्रण की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर में क्या स्टैंड है इनको खुद ही नहीं प्रवक्ता को पता है, तो फिर ये जवाब क्या देंगे? पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं के आपने देखा है पिछले अगर पूरा इतिहास उल्टा करके देखें तो वैक्सीन के ऊपर में किस तरह से स्टेटमेंट आता है इनका। उसके बाद फिर आतंकवाद के ऊपर में क्या स्टैंड आता है, कश्मीर जैसे मुद्दे के, संवेदनशील मुद्दे के ऊपर में क्या स्टैंड आता है, वो सबने आप लोगों ने देखा है। ऐसी पार्टियां वहां पर ताल ठोक रही है यूपी में, जो हम सत्ता में आएंगे और 2022 की वो तैयारी कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए, 10 लाख की नौकरी फ्री करने के लिए। अरे किस तरह का आप लोग, किस तरह की पार्टी हैं आप लोग? अरे कम से कम जनता को तो बख्श दीजिए। अपने खाली रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप लोग जो है सो जनता को किस तरह से आप गड्ढे में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कि आपको पता नहीं है जो कि पार्टी का स्टैंड क्या है। किसी भी मुद्दे पर आप उठा करके देखें, चाहे सीए के मुद्दे के ऊपर में हो, चाहे एनआरसी के मुद्दे के ऊपर में, कश्मीर के मुद्दे पर हो, चाहे 370 के मुद्दे के ऊपर में हो, जनता की समस्या से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको
कोई लेना देना नहीं है, खाली अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये इनका खाली चुनावी स्टैंड होता है, चुनावी मेढक की तरह ये ऊपर होते हैं। पानी बरसा, अभी इन्होंने बस 6 महीने के लिए आप देखिएगा जो कि पूरी तरह से यूपी में ऐसे लगेगा जो कि खाली समाजवादी पार्टी है, खाली समाजवादी पार्टी है। लेकिन जब ही चुनाव खत्म होगा ये जमीन पकड़ लेंगे। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। यूपी की जनता बिल्कुल समझदार है और इस तरह से जो भी विपक्षी दल है, वो चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, ऐसे सत्ताधारी जो लोलुपता भरे आदमी हैं, जो लोक लुभावन जो भी स्टैंड होता है, उसके ऊपर में आने के बावजूद भी देखिएगा इनको सत्ता बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि 2022 को सीधा टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जैसा आरोप भी लग रहे हैं। आप तो सीधा पॉलिटिक्स में पहुंच गए जा करके। या तो जनता की भलाई की बात करिए आप आर के मिश्रा जी, या फिर ये कहिए कि हाँ ठीक है, उनको चुनाव जो होने वाले जनता उनको अपना मुंह दिखा देगी। पल्लवी जी, ऐसा है, इन्होंने 2017 में जब इनका मैनिफेस्टो आया था, 24 पेज का मैनिफेस्टो था, इन्होंने केवल एक नारा दिया था, हमारा काम बोलता है। अरे काम में अगर बोलता है तो फिर आपको जनता ने किस तरह से नकारा आपको? अगर आप इस तरह से एक देश के समृद्धि होने के लिए अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं, आप देख रहे हैं जनसंख्या का क्या स्थिति है अभी, और उसके ऊपर में आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। टोटल अगर आपने देखें तो 510.072 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है केवल दुनिया का क्षेत्रफल है, और हमारी जो आबादी की जो कंट्रीब्यूशन है वो 135 से 140 करोड़ का है। चाइना का 140 के आसपास है। ये दो कंट्री मिलकर के 300 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पॉपुलेशन में। जी जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाना है। जनता की समस्याएं जो आप कह रहे थे ना, जनता की समस्याओं को समाज पार्टी से मतलब नहीं है। समाज पार्टी जनता की समस्याओं की बात करती है। आज जनता की समस्या ये है जो आप देख रहे हैं दिल्ली में पिछले 7-8 महीने से किसान बैठे हुए हैं, वो समस्या है। आप लोगों ने उनकी सुनवाई नहीं करी। ठंड पूरे बीत गए, कितने सैकड़ों वहां किसान मर गए दिल्ली के अंदर। अब है कहां? ये समस्या है। समस्या है ये है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार घटना उत्तर प्रदेश में होती है। ये जनता की समस्या है। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। समस्या ये है उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ 12 पुलिस अधिकारी मारे जाते हैं कानपुर के बिकरू के अंदर, और आपको उसके अंदर अधिकारी और मंत्री उसमें संलिप्त पाए जाते हैं। ये यहाँ और आप जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने अभी देखा लॉकडाउन के अंदर यहाँ ऑक्सीजन, सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाई, अस्पतालों के अंदर जगह नहीं थी, लोगों ने यह मरते हुए देखा है। आप ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, और आप जैसे ये चुनाव को डाइवर्ट करने वाले मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। जनता आपको समझ चुकी है, जनता आपको इस बार माफ नहीं करेगी, जनता सवाल करेगी आपसे। आपने 5 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया, आपने किसानों के लिए क्या किया? पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, प्लीज उसी पर है। जीनत अंसारी जी टिप्पणी दीजिए अपनी, कितनी सहमत है कितनी नहीं? जो ये जो 2 बच्चों का जो नियम कानून जो ला रही है सरकार, उससे मैं सहमत हूँ। पर ये जो एक उसके अंदर जो उन्होंने शर्तें लगा दी हैं, मैं उससे ना इत्तेफाकी रखती हूँ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इसका मतलब ये हुआ है कि जो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट वे में मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, कि उनका मतलब ये है कि मुसलमान जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इलेक्शन वो नहीं लड़ पाएंगे, उनको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ज्यादातर जितने भी लोग हैं जो, इसका मतलब तो ये भी हुआ जो लोग बिजनेस क्लास के हैं तो उनके लिए छूट है, वो जितने भी बच्चे चाहे पैदा कर सकते हैं क्या? जीनत अंसारी जी, इस ड्राफ्ट में ऐसा कहाँ लिखा है कि ये ड्राफ्ट पूरी तरीके से मुस्लिमों को जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बात वो मैंने ये कहा नहीं उसको मैंने ये कहा कि नहीं लिखा है जब उसमें, तो फिर ये जो इस तरह से ये दो रूप वाली बात है, इस तरह से कहा गया है कि उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो इलेक्शन में नहीं लड़ेगा, तो इसके लिए और आदमी के लिए छूट है, औरों के लिए छूट नहीं मिलेगी, तो क्या ये मुस्लिम हो गया जाकर? नहीं, जाहिर सी बात है। इसलिए जो बिजनेस जितना भी बिजनेस माइंडेड जितना मैं इस आधार पे कह रही हूँ, जो हमारे जितने भी अडानी अंबानी जो परिवार है बिजनेस करते हैं, वो पॉलिटिक्स कितनी बढ़िया वाली करते हैं, ये मेरे से बेहतर आप जानती हैं।
क्योंकि उन्हें इलेक्शन की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी सरकारी सुविधा की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उनके लिए फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए छूट है, कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं वो। ये ड्राफ्ट में कहाँ लिखा है? ये बात तो वही चीज है, बात तो वही चीज है, बात तो वही है ना, बात तो वही चीज आ गई है ना कि अगर जो बिजनेस वो लिखी नहीं है, पर ये जो क्यों फैलाई जा रही है मनगढ़ंत बातें, ठीक है, नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा है जीनत अंसारी, लिखा नहीं है, पर ये जो क्लॉज, ये जो कहा गया है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आचार्य जी के, एक मिनट प्लीज आर के मिश्रा जी, आचार्य जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जीनत अंसारी जी के पास जब मैं गई उसके बाद सीधे आचार्य जी के पास जाना इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि महंत नरेंद्र गुरु जी ने सीधे तौर पर मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की कि आप भी, जैसे हम लोग समझा रहे हैं, आप लोग भी समझाइए, देश की बात है, एटलीस्ट कम से कम जनसंख्या पर जब नियंत्रण लगेगा तो सारी सुविधाएं जनता तक पहुंच सकेंगी, बहुत सारी चीजें, बेरोजगारी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। आचार्य जी, फिर भ्रामक जानकारी आखिर कहां से फैलाई जा रही है? बहुत सुंदर पल्लवी जी, ये भ्रामक जानकारी जो सांसद महोदय हैं उन लोग जैसे अनपढ़ गवार लोग फैला रहे हैं। जो सांसद होते हुए वो तो मौलवी जैसा बात कर रहे हैं एक मस्जिद का, ठीक है। और देखिए, देश की जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी। लेकिन जितने भी कानून आते हैं देश में, 85% तो लोग खुश रहते हैं, लेकिन 15% के लोगों को पेट में दर्द होने लगता है कि ये मेरे लिए आ रहा है। अरे भैया, ये सबके लिए है, सबके लिए सामान्य है। और देख लीजिए, हमारे पास पृथ्वी उतना ही है, जल उतना ही है, नदियां उतना ही है, लेकिन उसका उपभोग करने वाला, उसका यूज करने वाला दिन प्रतिदिन ऐसे विस्फोट की तरह बढ़ रहा है कि एक दिन भयावह स्थिति आ जाएगी। न खाने के लिए अन्न मिलेगा, न पीने के लिए पानी मिलेगी, न सोने के लिए जमीन मिलेगा, और सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमानों को भी। इसलिए सबको एक साथ एक समवेत स्वर में आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देना चाहिए कि यह इच्छा शक्ति उन्होंने जागृत किया, और जो अभी जनसंख्या नियंत्रण उन्होंने लाया है, इतना कठोर नहीं लाया, इसमें बहुत कठोरता की जरूरत है। चीन से भी ज्यादा कठोर जनसंख्या नियंत्रण लाने की जरूरत है। आप देख लीजिए, हमारी जो है 140 करोड़ का वह आबादी है वहां, लेकिन हमारे से संसाधन में 3 गुना ज्यादा है। हमारे से रूस, मात्र वहां की 13 करोड़ आबादी है, 5 गुना हमसे ज्यादा है। कनाडा, आज मात्र वहां की करोड़ आबादी है, हमसे 4 गुना संसाधन में ज्यादा है। लेकिन आज हमारे यहाँ जो ऑन रिकॉर्ड है 135 करोड़ 140 करोड़ का, लेकिन अगर सचमुच देखा जाए तो 150 करोड़ से ऊपर आबादी हो चुकी है। आप बताइए कि यह आने वाली स्थिति कितना भयावह है। लेकिन इसमें लोगों को पेट में दर्द होने लगता है कि मुस्लिमों के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है। आप देखिए ना, ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? 4-4 बीवी और 40-40 बच्चे करेंगे तो आतंकवादी ही बनेंगे ना, पंचर छाप ही बनेंगे ना। अगर क्या आप आतंकवादी और पंचर छाप ही मुसलमानों को बने रहना चाहते हैं या उनको वही बनाना चाहते हैं, तब आप जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें। अगर उसको कंट्रोल करना है, अगर मुसलमानों को भी शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना है और मुसलमानों को भी अडानी और अंबानी बनाना है, तो उसके लिए 2 बच्चे मीठे खीर, अगर उससे ज्यादा हो तो बावासीर है। इसलिए सबको एक साथ मिलकर के यूपी में ही नहीं, पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण, कठोर जनसंख्या नियंत्रण लाना चाहिए। और इसके लिए पूरे साधु संत समाज की ओर से आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं, और मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि जैसे ही सत्र चालू हो, सबसे पहले पूरे देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, तभी जाकर के हमारे देश से अशिक्षा, गरीबी दूर होगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे जो सनातन धर्म में जो हमारे रीति रिवाज हैं, उसके अंदर अगर किसी फैमिली में 2 लड़कियां हैं या 2 बेटे पैदा हो गए हैं, तो ये बताइए, जो हमारे पावन पवित्र जो त्योहार आते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, भैया दूज है, ईद पे भी भाई ईदी लेकर के जाते हैं, तो वो त्योहार जो हमारी खूबसूरती है, जो हमारे देश की एक परंपरा है, वो कहाँ जाएगी? ये बताइए मुझे। इससे इत्तेफाक रखती हूँ कि आना चाहिए
ये कानून आना चाहिए, पर मुझे ये भी बताना चाहिए कि सिर्फ मक्खनबाजी से काम नहीं करता है, चलती है वो जवाब आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद सीधे आके मिश्रा जी लग रही है और पीसीआर एक बार चेक कर लीजिए। आचार्य जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आचार्य जी आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। आरके मिश्रा जी लेकिन कुछ कहना चाहते हैं। आरके मिश्रा जी देखिए, जीनत जी ने अभी कहा है, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, बिल्कुल सही बात है और मैं सम्मान भी करता हूं इनका। लेकिन इन्होंने अगर ड्राफ्ट पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर जो साइट के ऊपर में भी उपलब्ध है, जनरल उपलब्ध है, उसके ऊपर में अगर वो ड्राफ्ट पढ़ा होगा तो कहीं भी किसी समुदाय को टारगेट करके नहीं किया गया है। अगर ड्राफ्ट पढ़ी होती तो इस तरह की वो बातें नहीं करती जो मुस्लिम समुदाय या ऐसे कोई विशेष समुदाय को टारगेट करके किया गया है। ये जो भ्रम की स्थिति होती है ना, जब कोई जनप्रतिनिधि, पहले तो मैंने ये भी कहा है कि मैंने मुस्लिम समुदाय को ये स्पेशल नाम नहीं लिया गया है, इनडायरेक्ट वे में मैंने ये भी बताया है आपको। आप भी पूरी बात ध्यान से सुनिए कि मैं बोल क्या रही हूँ, बात पूरी हो जाए। हाँ, आरके मिश्रा जी। जीनत जी ऐसा है, देखिए आपने जैसे कहा, मैं क्या कहा मैंने, क्योंकि आपका मैं सम्मान करता हूँ, आप स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ड्राफ्ट को अगर पढ़ करके आप अगर देखती तो उसमें कहीं पर किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके नहीं किया गया है। देखिए, हम भावनाओं से देश का विकास नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमको एक अंशदान देना पड़ेगा। आपने रक्षाबंधन की बात की है, आपने भाई बहन की बात की है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात की है, लेकिन भावनाओं से देश का विकास नहीं होता। अब जहां तक भ्रम की स्थिति है, ये भ्रम की स्थिति किसने फैलाई? तो ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, इनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। इनका समाज में भी, राजनीतिक स्तर पर भी, वैश्विक स्तर पर भी, प्रादेशिक स्तर पर भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और उस योगदान में अगर आप भ्रम की स्थिति फैलाएंगे तो निश्चित तौर पर एक समुदाय ये समझेगा जो मुझे टारगेट करके किया जा रहा है। ऐसा कहीं पे भी ड्राफ्ट में नहीं लिखा गया है। अगर आप इस नीति और कानून को अगर स्पष्ट रूप से देखें पल्लवी जी, तो इसमें सबसे ज्यादा अनुदान और प्रोत्साहन की बात की गई है। इसमें ठीक है, वहां पर कुछ कंडीशन रखे गए हैं, लेकिन ये सबके लिए है, ये हिंदू के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। बात इसी चीज से बात प्रॉब्लम यही तो है ना, कंडीशन नहीं रखनी चाहिए थी, कंडीशन नहीं रखने के बात करनी चाहिए थी। बात ये होनी चाहिए कि जो धर्म गुरु है, मुस्लिम अपने मुस्लिम को समझाए और जो हिंदू धर्म गुरु है वो उनको समझाए। बात ये होनी चाहिए थी, बात ये नहीं होनी चाहिए थी कि उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बात यहाँ पर और आपके अंदर इतनी ज्यादा इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इतना रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर इतनी ज्यादा नहीं है, आप हार चुके हैं कहीं ना कहीं, जनसंख्या विस्फोट पे आप पहुंच गए हैं, रोजगार नहीं चलेगा। जीनत जी एक मिनट, ठीक है आरके मिश्रा जी, भावेश जी के पास भी जा रहे हैं। जीनत जी ऐसा है, ठीक है एक मिनट। जीनत जी, उसमें ऐसी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं कि एक ही समुदाय के लिए है या फिर ये किसी मैं फिर बार आपको एक समुदाय का ये लिखा होना चाहिए था कि हिंदू अपने समुदाय को समझाएंगे, मुस्लिम जो मौलाना होंगे वो अपने लोगों को समझाएंगे जाकर के। एक मिनट, सवाल नहीं सुनेंगे, जवाब कैसे देंगी? उसमें ये आपने कहा कि ये चीजें नहीं लिखी होनी चाहिए थी कि ये सुविधाएं दी जाएंगी या फिर ये चीजें नहीं दी जाएंगी। भ्रामक स्थितियां तब भी तो पैदा हो जाती। अब शफीकुर रहमान जी ने जैसे कहा कि पता नहीं कहाँ कुरान में लिखा हुआ है ऐसा उर्दू में कि ये चीज है, तो ऐसी चीजें ऐसे होनी चाहिए। तो वही अभी भी क्योंकि वो क्लियर करने पड़ेंगे ना, मुसलमान ने दिया है ना, कानून में लिखा जाता है ना चीजें कि ये सुविधाएं आपको दी जाएंगी, ये सुविधाएं आपको नहीं दी जाएंगी। अगर ये चीज ऐसे होती है तो यही होता है ना, सारे कानून ऐसे ही होते हैं। ये तो सबके लिए है, ये सबके लिए है। एक मिनट आरके मिश्रा जी, जीनत जी, उसमें यही लिखा हुआ है ना, हर इंसान के लिए है वो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, देश के हर नागरिक पर ये कानून, जो अमीर देश के हर नागरिक पर ये कानून लागू होता है। अमीर गरीब की बात मैं वही सवाल पूछती हूँ कि अमीर आदमी को सरकारी नौकरी की क्या जरूरत है? अमीर आदमी को इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? कहीं नहीं, वही सवाल यही तो कहा गया है। आज भी यही चीजें मैं अभी पढ़ के ताजा में आई हूँ, कैसी कह रही है सरकारी और उसके बाद जवाब देना पड़ेगा। जानकारियां नहीं, एक मिनट सही से पढ़िएगा जाकर के। अगर अभी आप पढ़ के आई एक बार उसे और पढ़िएगा जाकर के। मेरी ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इलेक्शन की दावेदारी नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है सिर्फ बीजेपी ऐसा है जो मुसलमानों को टिकट नहीं देता है, सिर्फ एक
सरकार ऐसी है जो मुसलमानों को टिकट नहीं देता है, इसीलिए उन्होंने कहा है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि उनको ना सरकारी नौकरी मिलेगी। देश के मुस्लिमों को बरगलाने की कोशिश क्यों की जा रही है यहाँ पर? बरगलाने की बात नहीं है, जो करते हैं बरगलाने वाली बात नहीं मिलेगा। ये सबके लिए लागू होना चाहिए था ना। देश के हर नागरिक को नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं? बिजनेसमैन कितने आप मेरी इस बात का भी कीजिए ना। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अमीर हो गया, गरीब हो गया, फिर आप एंगल ले आए कि नहीं रक्षाबंधन भाई दूज कैसे बनेगा? ऐसे नहीं चलता है जीना, कैसे नहीं चलता? ये तो क्लियर रखिए। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत उसमें नहीं आ रही है। दिक्कत ये चीज है कि ये आप लागू करें ना, आप लागू करें ना उस चीज में। आप ये नियम कानून लगा करके क्यों कर रहे हैं? आप दबा के कोशिश कर रहे हैं हर बात। ये बताइए सबसे पहले आप। पल्लवी जी, ऐसा है, जीनत जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं, बिल्कुल भ्रमित हो रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्कॉलर को ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विद्वान है, मैं उनकी बिल्कुल सम्मान करता हूँ, लेकिन कहने का मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। देखिए, हम कोई गलत काम जब करते हैं ना, तब उसके बाद हमें एक ही चीज का डर होता है, जो कि कहीं कानून हमको 4 साल की सजा ना दे दे, 5 साल की सजा ना दे दे, 7 साल की सजा ना दे। एक डर होता है। नियम और कायदे मानने बहुत जरूरी है। ये संविधान में भी लिखा हुआ है, लोकतंत्र में भी लिखा हुआ है। आपने कहा शर्त रखा हुआ है। निश्चित तौर पर अगर जब तक हमको थोड़ा सा शर्त के का भय नहीं होगा, तब हम ऐसे काम कर। नीति तो बहुत बार आई है, जनसंख्या की नीति तो अनेकों बार आई है, लेकिन कहाँ इम्प्लीमेंट हो पाया है? क्योंकि उसमें कोई शर्त नहीं थी। आज अगर हमें चुनाव लड़ना है तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कितने बच्चे हैं। आज हमें अगर 77 योजनाओं की लाभ लेनी है तो हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कितने बच्चे हैं। अगर हम 10 बच्चे पैदा कर लें और उसको सही से सही शिक्षा, दीक्षा, सही दिशा, उसकी स्थिति अगर सही नहीं कर पाए, तो हम फिर उस बच्चे को जन्म देने का अधिकार नहीं रखते हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा, इस समाज को समझनी पड़ेगी, राजनीतिक पार्टियों को समझनी पड़ेगी। इस तरह की भ्रामक स्थिति जो है वो बिल्कुल पैदा ना करें। और जो हमारे विद्वान भी यहाँ पर भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी भ्रमित नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ करके इसका स्वागत करना चाहिए। जी ठीक है, भावेश जी कुछ कहना चाहते थे। भावेश, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर चुनाव की बात कर रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, तो मैं भी एक सलाह देना चाहता हूँ, क्यों ना सबसे पहले कोई भी एक सुधार की बात होती है अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय ऑफिशियल स्टेटमेंट दें कि जिनके 2 बच्चों से ज्यादा होंगे पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। विधानसभा का ये भारतीय जनता पार्टी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दे कि हमारी पार्टी में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, उनको लोकसभा या विधानसभा टिकट नहीं देगा। सबसे बड़ी चीज, ये सबसे अच्छी पहल है। मिश्रा जी, आपको इसका स्वागत करना चाहिए कि हमारी पार्टी जिसके बच्चे 2 से 3 होंगे उनको विधानसभा का जो है टिकट या लोकसभा टिकट नहीं देगी। और दूसरी चीज, जिन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, चाहे साक्षी महाराज का पुराना स्टेटमेंट देख लीजिए, चाहे साध्वी प्रज्ञा का देख लीजिए, चाहे उमा भारती जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, जिन्होंने कहा था कि हिंदुओं को भी जो 8 बच्चे पैदा करने चाहिए, उन पर भी आप जो कार्रवाई करके दिखा दीजिए, पार्टी से बात कर दीजिए, तो आपकी जो है मंशा जो है समझ में आएगी लोगों को। लेकिन आप जिस मंशा के साथ कर रहे हैं, ये भी जनता समझ रही है, जनता जान रही है उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से आप जो है 4.5 साल में बिल्कुल हर मुद्दे पर फेल हुए हैं। चाहे युवाओं को चाहे रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे किसानों को उनकी फसल की जो लागत देने का मुद्दा हो, आप हर तरीके से उत्तर प्रदेश में फेल हो चुके हैं। लास्ट समय पे आप जो पोलराइजेशन जो हिंदू मुस्लिम का आधार पर आप करना चाहते हैं, वो इस बार होने से कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन उससे पहले भावेश जी, जो इसमें शर्तें रख दी गई हैं, जो नियम बना दिए गए हैं, उससे कहां तक सहमत हैं आप? भावेश जी बताइए। नहीं, मैंने कहा ना, अगर जो इस ड्राफ्ट में नियम बना दिए गए हैं, शर्तें रख दी गई हैं, उससे कहां तक सहमत? उत्तर प्रदेश का देश की बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इसमें मैंने पहले आपको इस चीज का समर्थन में कर चुका हूँ कि उस पर जो है, चाहे शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, उसका मैं समर्थन करता हूँ, मेरी पार्टी समर्थन करती है, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्यों ना अपने घर से इसकी शुरुआत करे। उसी का जवाब दे रहे हैं। 2 से 4 बच्चे जिनके उनके टिकट काट दे। आचार्य जी, आपके पास समय की कमी है, प्लीज। आर के मिश्रा जी, इन्होंने इस कानून को, मैंने वही कहा है, जो कि यहाँ पर ड्राफ्ट बिना पढ़े हुए आए हुए हैं। ये ड्राफ्ट सबके लिए है। यह भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कहाँ से आ गई? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सबके लिए ये कानून है। क्या भाजपा के लिए अलग कानून हो जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी के लिए अलग कानून हो जाएगी? ये सबके लिए कानून बराबर होगा, और निश्चित तौर पर जो शर्त है वो सबके लिए शर्त है, न कि भाजपा के लिए और समाजवादी। ठीक है आचार्य जी,
इस ड्राफ्ट में आखिर हिंदू मुस्लिम का एंगल आखिर कहां से आ गया? देश के हर नागरिक पर ये कानून लागू होगा। आचार्य, यही तो मूर्खतापूर्ण सोच है लोगों को। ये चाहते हैं कि मुसलमान सदैव अशिक्षित रहे, गरीब रहे, पंचर छाप रहे, आतंकवादी बने, बस यही लोग चाहते हैं और इनका राजनीतिक चलता रहे। ये सबके लिए है, समग्र विकास के लिए, पूरे देश की भलाई के लिए और देश के हर एक जनता की भलाई के लिए। ये देश कुरान शरीफ से नहीं चलेगा, ये देश इस्लाम से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। इसलिए संविधान में जो चीजें कही गई है, जो कानून लाया गया है, वो हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, सिख के लिए भी है और ईसाइयों के लिए भी है। और ये जनसंख्या अगर कंट्रोल होती है तो सबकी भलाई है। आप देखिए ना दिल्ली की हाल, हमने सोचा था कि मेट्रो आ जाएगी तो रोड पे भीड़ कम हो जाएगा। आज मेट्रो अपने आप लोग चढ़ा देते हैं और अपने आप उतार देते हैं ना, रोड पर कम हुई भीड़, इतने फ्लाईओवर बन गए, उसके बावजूद भी आज देखिए क्या स्थिति है। चाहे कितने लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी दे दें, लेकिन जब तक जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाएगा या देश का विकास नहीं हो सकता, ये देश समृद्धशाली नहीं बन सकता। अगर देश को समृद्धशाली बनाना हो तो सबको इच्छा शक्ति जागृत करके हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी एक स्वर में कहे कि जनसंख्या नियंत्रण कठोर लाए और जो 2 से अधिक बच्चा पैदा करे उसकी जो है वो देश से नागरिकता खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो जवाब देना पड़ेगा मैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आखिर हंगामा क्यों बरपा हुआ था। सपा कह रही है कि नहीं, ये एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि इस देश के हर नागरिक के लिए एक कानून है और ये कानून अगस्त में लागू भी हो जाएगा। जवाब देना पड़ेगा मैं। फिलहाल के लिए मेरे पास इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।